Hello everyone, myself Riyasat Ali. You are most welcome to my YouTube channel GS Mentorship for IAS. So today is February 2, 2021. आज 2 फरवरी है 2021 है। तो कल आप लोगों को पता है कि 1 फरवरी को बजट आया था और जो अभी आज के द हिंदू में है ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल और सारी न्यूज़ लगभग 80% सब जो अपने यूपीएससी के काम का है वो सब बजट से ही है। तो हम लोग मेनली आज हम लोग बजट वाले ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे और लास्ट में देखते हैं मैंने क्वेश्चन क्या बना, राइट। तो आप लोग को पता है कि डेली न्यूज़ डिस्कशन के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन आज की न्यूज़ के बिहार पे देता हूँ। उसका क्वेश्चन आप लिख के आंसर पीडीएफ फाइल आप क्या करते हो, आपको इस नंबर पे सेंड करना होता है ना, टेलीग्राम करना होता है 8090528260 पे। आपकी कॉपी प्रॉपर चेक होकर वापस मिलती है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो मेरे पास है उसका नाम है @GS मेंटरशिप, ठीक है ना। इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको समय समय पर बेनिफिट मिलता रहेगा यूपीएससी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो देखो ये फर्स्ट पेज पे जो है एक रफली समरी है ना, मेन बुलेट पॉइंट दिया हुआ, इसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे के पेजों पे सेक्टर वाइज दिया हुआ, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है निर्मला सीतारमण ने किया कि एक सबसे बड़ा पुश मिला है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर स्पेंडिंग में अपने बजट में, एंड इवन शॉर्ट रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट फ्रॉम एस्टिमेटेड 9.5% ऑफ द जीडीपी दिस ईयर विदाउट ostensibly रेजिंग द टैक्स बर्डन, है ना। तो अपना जो फिजिकल डेफिसिट को भी रिड्यूस करने का टारगेट रखा हुआ है विदाउट पुटिंग एनी बर्डन, है ना। आप लोगों को पता है टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ, वैसा ही है, राइट। ये है। फिर आगे लिखा हुआ कि देयर वर नो डायरेक्ट सपोर्ट फॉर द मिडिल क्लास, कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिडिल क्लास के लिए, एंड देयर वाज सम रिलीफ एज बजट रिफ्रेन फ्रॉम द लिवाइंग एनी कोविड सेस, है ना। अभी जब भी कोई इशू होता है ना किसी सेक्टर स्पेसिफिक या किसी हेल्थ सेक्टर के लिए काम करना होता है, जनरली आप प्रीवियस ईयर में देखो ना गवर्नमेंट सेस लगाती है, राइट। सेस आप लोग को पता ही है ना कि टैक्स जो पहला जो हमारा जो इनकम होता है, मान लो आपकी इनकम 100 रुपये, राइट, इस पर 10% टैक्स, मान लो 10% टैक्स लग रहा है इनकम टैक्स, तो इसका 10 रुपये टैक्स हुआ। अब इस जो 10 रुपये जो टैक्स है ना, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सेस बोलता है, आप लोग को पता ही है। अब मान लो कि 10% सेस है तो आपका 1 रुपये इसके ऊपर फिर और टैक्स हो गया आपका, तो टोटल आपको पेबल कितना हो गया 11 रुपये आपका टैक्स, आपके ऊपर जो बर्डन आएगा वो टैक्स बर्डन 11 रुपये का, राइट। तो सेस जो होता है टैक्स ऑन टैक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस पर कोविड सेस कोई नहीं लगा है, तो ये भी एक बर्डन को रिलीफ मिला है जनरल पब्लिक को, ठीक है ना, ये चीज़ है। और आगे एक पॉइंट ये है कि ओवरऑल बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग that has been 2.23 lakh crore, making 137% राइज ओवर लास्ट ईयर। तो हेल्थ बजट और वेलबिंग बजट में 137% की इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब देखो हेल्थ तो आप समझ गए ना, हेल्थ का, लेकिन वेलबिंग में सब कुछ आ जाएगा। जैसे मान लो कि आपको ड्रिंकिंग वाटर हो गया, राइट, या न्यूट्रिशन मिशन हो गया, सब उसी में वेलबिंग में आ जाता है। हेल्थ एंड वेलबिंग का टोटल कितना आ गया इस साल का बजट है 137 है। और स्पेसिफिकली ये इसलिए आया है जिसका कॉज भी है कि पैंडेमिक से रिकवरी एंड ऑल द थिंग, ठीक है, ये चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज टू 74%। अभी करंट में 49% है, अब ये बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा 74% कर दिया, राइट। एंड ए बेयर मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज विल बी रिटेन। तो बेयर में इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा काफ़ी जो पब्लिक पीएसयू हमारे हैं उसका स्ट्रेटेजिक सेल हो जाएगा, राइट, या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। तो बेयर मिनिमम मतलब ऑलमोस्ट सेलिंग की आगे लिखा हुआ उसमें कि सारे लोगों को डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, राइट। अगर फिर लिखा हुआ कि इवन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर सच ए defense under the ambitious new strategic disinvestment policy that will kick off with the sale of 2 public sector banks and a general insurance company in 2022। तो ये है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक भी सेल किए जाएंगे, उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, और एक हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब इसको नाम नहीं लिखा हुआ कहीं आर्टिकल में, हम आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। एक और है ए न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, DFI ना, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, इज बीइंग सेट अप टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइल एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म आर बैड बैंक विल बी टास्क्ड विद टेकिंग ओवर द बैड लोन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक टू कोप विद द राइजिंग एनपीए, है ना। तो ये 2 काम हो रहा है। एक तो DFI स्टेब्लिश किया, ये अच्छी बात है, राइट। DFI में फंड कहाँ से आएगा, जितना हमारा डिसइन्वेस्टमेंट होगा सारा फंड इसमें जाएगा, प्लस
जो एनपीए को टैकल करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी होगी या उसका नाम बैड बैंक होगा, उसकी भी एक सेटिंग किया जाएगा, ठीक है ना, एनपीए को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये मेन बुलेट पॉइंट था। आगे चलते हैं हम लोग आगे। कुछ और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट्स अलाउड टू इनहांस 4% ऑफ GSDP बोरोइंग। मतलब जो हमारे स्टेट है इंडिया में, उनको अलाउ कर दिया गया कि अप टू 4% देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वो लोग वो बोरोइंग कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कंडीशन इस समय हमारे ये है कि सबको फंड की रिक्वायरमेंट है, सारे गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट है टू बूस्ट द इकोनॉमी, राइट। ये चीज़ है। आगे लिखा हुआ, गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड 15th Finance Commission recommendation to maintain the state share in divisible pool of taxes 41% from for 5-year period since starting from 2021 to 2022। तो लास्ट टाइम 42% था, अब इसको 41%, तो इसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि 41% आएगा डिविजिबल में। कमीशन हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर क्रिएटिंग ए सेपरेट नॉन लैप्सेबल फंड फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन। तो अभी इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, इसको और हम लोग डिस्कस करेंगे। State have been granted enhanced borrowing room for up to 4% of gross state domestic product for 2021 के लिए, with an addition of 0.5% limit for those undertaking the critical power sector reform। जिस स्टेट में पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए उनको 0.5% एक्स्ट्रा किया जाएगा, राइट। अभी तक कुछ जो था, जो टोटल एवरेज सारे कंट्री के जितने स्टेट के जो बोरोइंग है जो है लगभग 2.8% है ना, अब वो 3% हो जाएगा ये 4% अलाउ करने से, राइट। एवरेज एग्रीगेट कंट्री के सारे स्टेट का जो बोरोइंग है, राइट, उनके फिजिकल डेफिसिट का। फिजिकल फेडरलिज्म वही बात कि 40% जो है उसको रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के, राइट, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, राइट। आगे लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड एलोकेशन, इंडियन रेलवे का एलोकेशन बढ़ाया गया है, 1.1 लाख करोड़ किया गया है विद कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, आउटलेट 2.5 लाख करोड़ फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, ये है। प्लस रेलवे ने बोला है कि भैया ये जो मुझे फंड मिला है इतना बड़ा, वुड बी यूटिलाइज टू बूस्ट आत्मनिर्भर भारत मिशन एंड टुवर्ड द कंप्लीशन ऑफ वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, पैसेंजर्स एमिनिटीज एंड सेफ्टी एनहांसमेंट, राइट। तो ये चीज है, तो रेलवे के बजट को बढ़ाया गया है। प्लस कंट्रीब्यूशन ओवर द 2.5 जो पीपीएफ हम लोग जमा करते हैं ना, जैसे मेरा पीपीएफ, जब मैं करियर सीएल में काम करता था, पीपीएफ होता पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ना, ये प्रोविडेंट फंड में, तो जिनका जमा 2.5 लाख से ज्यादा रहेगा उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, इस इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा आप, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपीएफ के जो 2.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट होगा और जो उस पर जो इनकम होगा 2.5 लाख के ऊपर वाले इनकम से, जैसे मान लो 8% मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है ना, और आपने 3 लाख रुपए जमा किया तो एक्स्ट्रा जो 50,000 पे जो 8% का टैक्स आप गेन करेंगे, ये जो आपकी इनकम होगी इस पर कुछ टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये है प्रोविजन अभी इसमें ऐड आया है, राइट। तो पहले ऐसा नहीं था। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर से डिस्टर्बेंस, राइट। ये पेज हमने डिस्कस कर दिया है, अब मैं चलता हूँ आगे, ठीक है। हाँ, टैक्स स्लैब रिमेन अनचेंज। तो अभी जो टैक्स स्लैब है प्रीवियस ईयर का है, आप लोगों को पता है ना कि 2.5 लाख तक कोई एग्जाम्प्टेड है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स है, फिर 5 से 7.5 तक 10% टैक्स है, और फिर 7.5 से लेकर ये 7.5 तक है, और 7.5 से लेकर 10 लाख तक कितना है, 15% टैक्स है, ठीक है ना। इसके ऊपर और 20% है। तो अभी तक वो अनचेंज है। ये जनरल पब्लिक के लिए एक रिलीफ का है। पहले पेज में डिस्कस किया था ना हम लोग ने कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने आम जनता के ऊपर ये कोई बर्डन, टैक्स का कोई बर्डन नहीं दिया। तो एक अच्छी बात है, हमारे एक रिलीफ की बात है। विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू पर्सनल इनकम टैक्स, है ना, स्लैब, यूनियन बजट 2021-22 हैज प्रोवाइडेड रिलीफ टू सीनियर सिटीजन। अच्छा, सीनियर सिटीजन को कुछ रिलीफ भी मिला हुआ है यहाँ पर, इसका देख लीजिए। टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन सीनियर सिटीजन एज 75 साल से ऊपर के लोगों को, सच एज टैक्स पेयर्स विथ ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फाइलिंग ITR, है ना, IT रिटर्न, एंड पेइंग बैंक, जो बैंक पे करता है उनको, जो उनको मिलता है ना, जो
पेंशन मिलता है, विल डिडक्ट द नेसेसरी टैक्स ऑन देयर इनकम। तो बैंक जो जिस बैंक से उनका जो पेंशन आता है वो बैंक की उनको टैक्स जो कामगार जो नेसेसरी टैक्स होगा रिटर्न कर लेगी। ये ओल्ड एज पर्सन को उसमें जाकर ITR करने की जरूरत नहीं है, ताकि उनको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा सा रिलीफ किया गया है कि जितने लोग पर्सन एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी पीरियड फॉर द क्लेम ऑफ एडिशनल डिडक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन 1.5 लाख लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ एन अफोर्डेबल हाउसिंग, उसको मार्च 31 तक बढ़ा दिया गया है ना, 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया, मतलब अगले 1 साल 1 महीने तक बढ़ा दिया गया है। जो लो इंटरेस्ट वाले पे जो हाउसिंग लोन लेते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल वाले में, उसमें, ठीक है ना, ये चीज़ है, ये बेनिफिट है। आगे है हमारा आर्टिकल है टू रिड्यूस लिटिगेशन, है ना। अच्छा, जो 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 टैक्स रिलेटेड जो लिटिगेशन होता है या डिस्प्यूट, जो फाइनेंशियल रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, टू रिड्यूस द लिटिगेशन इन सिस्टम द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी फॉर ए स्मॉल टैक्स पेयर फेसिंग लिटिगेशन इज टू बी सेटअप। तो एक हमारा ना डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी सेटअप की जाएगी। वो क्या करेगी, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स के जो इश्यूज आएंगे फाइनेंशियल, उनको डील करेगी, ताकि क्या होगा, लिटिगेशन कोर्ट के ऊपर कम होगा, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ उसका कितना रहेगा, एनी वन विद द टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू 10 लाख, है ना, शैल बी एलिजिबल टू अप्रोच सच कमेटी। कौन कमेटी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। इसको नोट कर लो, है ना, आगे काम आएगा एग्जाम में लिखने में। विल बी एंड विच विल बी फेसलेस टू इंश्योर सफिशिएंसी इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एक ये है, DRC सेटअप की जाएगी, है ना, छोटे जो टैक्स पेयर जो इनकम का इशू रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट एग्रीज टू मेंटेन स्टेट शेयर ऑफ डिविजिबल टैक्सेबल पूल। वही जो 15 फाइनेंस कमीशन का भी मैंने डिस्कस किया था, फिजिकल फेडरलिज्म वाला, कि 41% को गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, प्लस गिवन यहाँ लिखा हुआ, गिवन इन प्रिंसिपल not to the panel suggestion to set up a separate non-lapsable fund for defense and internal security modernization। तभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अगले पेज में दिया हुआ डिस्कस करें, ठीक है ना। प्लस आगे दिया हुआ है कि साइटिंग द इंटरवेंशन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, 41% इसलिए 1% इसलिए कम किया गया है, जो पिछले साल से पहले 14 फाइनेंस कमीशन ने 42% किया था, अब 15 फाइनेंस कमीशन ने जो किया है 41% किया गया है। वो इसलिए जो हमारा जो न्यू जो है साइटिंग कन्वर्जन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इनटू यूनियन टेरिटरीज, तो इसमें जो कॉस्ट आएगा इनको भी देना पड़ेगा, तो इसलिए 41% किया गया, राइट। ये कॉस्ट दिया गया उसमें। और उसमें लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद द व्यू ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन वी आर अलाउिंग ए नॉर्मल सीलिंग ऑफ नेट बोरोइंग फॉर द स्टेट। वही 4% जो अभी मैंने डिस्कस किया वही वाला, ठीक है ना। और एडिशनल 0.5% फॉर दोज स्टेट दोज हु आर डूइंग मीटिंग, है ना, मीटिंग द स्पेसिफिक रिफॉर्म इन द पावर सेक्टर में, ठीक है। उनको 4% तक, उनको 0.5% एक्स्ट्रा करने के लिए। और इससे क्या होगा कि अभी जो स्टेट जो कंट्री का जो ग्रॉस लेवल में जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो 3% पहुंच जाएगा, अभी 2.8% है, ठीक है ना, ये चीज़ है, राइट। और उसमें क्या है, बाय 2023-24 तक एंड मेंटेन दैट लेवल टिल 2025-26 एज पर द कमीशन है, उसको 2025-26 तक लेवल को वापस मेंटेन कर लेंगे, राइट। ये चीज़ है, राइट। आगे चलें। वही नॉन लैप्सेबल फंड फॉर मॉडर्नाइजेशन इंटरनल सिक्योरिटी, आगे, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है इसमें। एक चीज और है, द कमीशन हैज शॉट टू एस्वेज द फियर्स ऑफ साउदर्न स्टेट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको अभी क्या होता है, पहले जो स्टेट होते थे वो बोलते थे साउदर्न स्टेट कि भैया हमने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कर लिया है और हमको उस फंड कम मिल रहा है, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में। तो उनका एक फियर था, राइट। और पिछले साल काफ़ी उसमें इशू हुआ था, क्योंकि सेंसर 2011 का यूज करने के लिए बोल रहे थे, उससे पहले 1971 का सेंसर यूज होता था, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। द कमीशन, कौन कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन हैज sought to assuage the fears of southern state about losing some share in tax transfer due to their reliance on the 2011 census data instead of 1971, है ना, which could penalize state that did better on managing demographics. It has done so by giving 12.5% weightage for demographic performance in the
टैक्स ट्रांसफर कैलकुलेशन। तो अब जो होगा इस 15 फाइनेंस कमीशन वाले में होगा कि जो वेटेज हो ना, जो लोगों ने उसको अचीव किया है अपना जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब जो बर्थ रेट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो 12.5% उसमें वेटेज उनको मिलेगा। तो अब दैट विल बी, उनका फियर दूर होगा, राइट। अब इन्वेस्टर वाले कहा कि इन्वेस्टमेंट का क्या कहानी है, राइट। सेंटर टू अमालगमेट मार्केट लॉ इनटू सिंगल कोड। तो अब देखो सेबी में जो इन्वेस्ट मार्केट जो स्टॉक मार्केट में कई लॉ है, राइट, उसको बना के एक लॉ कर दिया जाएगा। यहां पर लिखा हुआ सेंटर ऑन मंडे अनाउंस सेटिंग अप सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड, सिंगल सिक्योरिटी मार्केट है ना, सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बाय कंसोलिडेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 92। तो पहला सेबी एक्ट 92 को मर्ज किया, डिपोजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007। इसको याद कर लेना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसका अब क्या होगा, एक हो जाएगा, ये सिर्फ चारों को मिला के एक हो जाएगा, ये नोट डाउन कर लेना। सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड रहेगा, अभी कुछ दिनों बाद उस कोड का नाम आ जाएगा, तो उसको याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और इसका फायदा हो गया, इट विल इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस in the country financial market, cut down the compliance, reduce the cost, do away with the friction between the various stakeholder। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसमें और क्या क्या लिखा है देखिए। ठीक है, ये सारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अपने आगे चलते हैं। अगला है इकोनॉमी के पॉइंट। इकोनॉमी वाले में देखते हैं क्या बजट है। कंज्यूमर विल नॉट बी बर्डन बाय द फार्म सेस, है ना। तो एक तो कोविड सेस नहीं लगा, और अभी हमारा फार्मिंग का भी काफी डिस्ट्रेस है, तो उसमें भी लिखा हुआ कि कोई फार्मिंग पे कोई सेस नहीं लगा है, और सेस लगा कहीं और लगा है। इसको पढ़ देते हैं। पॉइंटिंग एट द इमीडिएट नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसको जरूरत है, तो इसके लिए अब जनरली सेस लगता है, लेकिन सेस नहीं लगा पब्लिक कॉमन पब्लिक पे। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन मंडे अनाउंस दैट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, इसको याद करना क्या है, AIDC, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ऑन सेलेक्टेड आइटम्स सच एज, पेट्रोल पे लगेगा सेस, डीजल पे लगेगा, एप्पल्स पे लगेगा, अल्कोहल पे लगेगा, और वो फंड किस में जाएगा, सारा सेस जाएगा इसमें जाएगा, ठीक है ना, AIDC में जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो जनरल पब्लिक पे जो उसका सेस नहीं लगेगा, जो हमारा इनकम टैक्स होता है उस पर नहीं लगेगा फार्म सेस। ठीक है, फार्म सेस लगेगा, बट किस पे लगेगा याद रख लो, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल, डीजल, एप्पल एंड अल्कोहल, ये चार चीजों पर लगेगा, ये इसको नोट कर लो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज 7 मेजर पोर्ट। अभी गवर्नमेंट सारे 7 मेजर पोर्ट को प्राइवेटाइज करेगी। आपको पता है ना, जो 12 मेजर पोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है, राइट। तो आगे चलते हैं, देखो 7 मेजर पोर्ट वर्थ ₹2000 करोड़ विल सी देयर ऑपरेशन प्राइवेटाइज्ड इन द ईयर 2021-22, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला। अब आगे देखते हैं क्या बोला। द बजट आल्सो इन्विसेज बूस्टिंग अप एंड रिसाइकलिंग। तो पहला तो 7 मेजर पोर्ट करेगी, इसको अभी 7 मेजर पोर्ट देखो नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, आने वाले दिनों में आएगा तो उसको याद कर लेना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। बजट आल्सो इन्विसेज बूस्टिंग द एंड रिसाइकलिंग शिप एट द अलग, गुजरात में। जो लोग स्टेट पीसीएस देते हैं उसको ध्यान रखना, अलग गुजरात में वहां पर रिसाइकलिंग सेंटर सेटअप किया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज है। इंडिया, और उसमें क्या, इंडिया का लॉ, उसमें इंडिया हैज इनेक्टेड रिसाइकलिंग शिप एक्ट 2019 एंड एक्सीडेड टू द हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है शिप जो है रिसाइकलिंग शिप से, ठीक है ना। तो इंडिया के पास ऑलरेडी उसका लॉ है, और उसे अकॉर्डिंगली इसके है ना, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो पीटी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। दीज मेजर पोर्ट हैंडल 60% ऑफ इट्स टोटल कार्गो ट्रैफिक। तो इसको डेटा नोट कर लो, टोटल वैल्यू में इसका नोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑटो सेक्टर वेलकम व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। अभी देखो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी इसमें। तो इसमें क्या है कि जितने पुराने व्हीकल है ना, तो एयर पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ आया है, उसको देखते हैं। तो जितने भाई तो खुश होंगे ही, वो तो कहेंगे कि व्हीकल स्क्रैपेज हो ओल्ड, तो व्हीकल स्क्रैपेज होगा तो फिर लोग नई नई गाड़ी खरीदेंगे, जो हमारे जो BS6 और न्यू इंजन मॉडल के साथ आ रहे हैं, राइट, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम करती है, राइट। तो पॉलिसी वुड हेल्प, यहाँ लिखा पॉलिसी वुड हेल्प in encouraging fuel efficiency, environment friendly vehicle, thereby reducing vehicular pollution and oil import bill। तो बिल्कुल सही है, हमारा ऑयल कम कंज्यूम होगा तो हमारा ऑयल बिल इंपोर्ट भी कम होगा और पॉल्यूशन भी सही होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लो, इस बिल का नाम नोट कर लो, इसका
व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी कभी भी इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग यूज कर पाओगे और सीधे सीधे लिखोगे कि दो बेनिफिट होगा, पहला इंपोर्ट बिल कम होगा और प्लस हमारा एयर पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोविजन है, व्हीकल वुड अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर 20 ईयर इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, इसका यह इसमें ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में जाएगा और 20 साल के बाद, है ना। ये पर्सनल व्हीकल के लिए है ना, इनकेस ऑफ पर्सनल व्हीकल, ये पर्सनल व्हीकल के लिए। और जो कमर्शियल व्हीकल है वो 15 साल में ही जाएंगे, तो दो है, एक 20 साल एक 15 साल। 15 साल अब कमर्शियल व्हीकल के लिए और 20 ईयर है पर्सनल व्हीकल के लिए, तो ये इसको याद कर लो। और ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी इसको याद कर लो, पॉइंट ऑफ इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज कर सकते किसी भी इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन में। अगला इकोनॉमी, फिर आगे इकोनॉमी पे ही है। गवर्नमेंट होप टू कट फिजिकल डेफिसिट टू 4.5% बाई फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। तो अभी आप लोग को पता है ना, अभी आप लोग पढ़ोगे, अभी गूगल करोगे तो अभी हमारा फिजिकल डेफिसिट अभी बजट से पहले कितना 6.8% है, ठीक है ना, टोटल जीडीपी का। तो गवर्नमेंट ने बोले कि हम 4.5% इसको अचीव कर लेंगे, कट कर लेंगे। और इस पे ही अभी हमने आप लोग को जो इकोनॉमी वाले जो मैंने मिनी मॉक टेस्ट दिया उसमें इस पे एफआरबीएम एक्ट पे मैंने क्वेश्चन बना के दिया है, एफआरबीएम एक्ट पे मैंने क्वेश्चन बना के दिया है। ये आर्टिकल अपने अगर आप लोग के पास सॉफ्ट कॉपी तो जरूर पढ़ लेना, जिसके पास ना मुझसे मांग लेना आप लोग, वो दे दूंगा सॉफ्ट कॉपी, इसका स्क्रीनशॉट करके दे दूंगा आप लोग, तो इसको पढ़ लेना। इससे उस आंसर को करने में आपको काफी हेल्प मिलेगा, आइडिया मिलेगा एक्चुअली वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बेसिकली मैंने इसका जो इस आर्टिकल जो इसेंस है ना, उसी क्वेश्चन का इसेंस वही है, डिमांड वही है, राइट। चलिए इसको मैं एक बार देखे जल्दी से मैं रीड करता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज पेग्ड फिजिकल डेफिसिट फॉर 2021-22 एट 6.8% ऑफ जीडीपी एंड एम टू ब्रिंग बैक बिलो 4.5% 2025-26 तक, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो एफआरबीएम का टारगेट क्या था, तो ओरिजिनल फिजिकल डेफिसिट टारगेट वाज फॉर 21-22 वाज 3.5%। हाउएवर रियलिटी the deficit has shot up to high 9.5% of GDP due to COVID-19 pandemic, low revenue flow and lockdown, economic growth। ये साल अभी जो पिछले एक साल का सारा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना, वो चीजें। आगे लिखा, सेंटर होप टू रिटर्न द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन बाई हायर टैक्स बायंसी, टैक्स बायंसी का कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज करना, थ्रू इम्प्रूव्ड कंप्लायंस ऑन द वन हैंड एंड इंक्रीज मोनेटाइजेशन ऑफ इट्स एसेट इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड लैंड ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, ये चीज है। कॉन्टिजेंसी फंड भी है, पहले अभी आप लोग पता है ना, आप लोग पॉलिटी पढ़ा होगा, कॉन्टिजेंसी फंड जो 500 है करोड़ है, अब उसको 30,000 करोड़ कर दिया गया, करने का प्लान है, ये एक अच्छी बात है। मोर मार्केट बोरविंग, अभी ऑफ कोर्स फिजिकल डेफिसिट हैज बीन फंडेड थ्रू द गवर्नमेंट बोरविंग, है ना, ये सब तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, वैसे भी न्यूज में पढ़ते रहते हो इसको। ये मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया है ना, 4% अलाउ कर दिया गया है जो स्टेट को, है ना। आगे चलते हैं, जंप इन एलोकेशन फॉर एमएसएमई सेक्टर। तो आप लोग को पता है एमएसएमई सेक्टर क्या है, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में या एक रीढ़ की हड्डी है ना, एम्प्लॉयमेंट के अगर बात देखा जाए और डिमांड की बात देखा जाता है, खासकर स्पेशली रूरल इकोनॉमी में, ठीक है ना, तो ये चीज है। तो यूनियन बजट हैज डबल्ड द एलोकेशन फॉर एमएसएमई सेक्टर, 15,700 करोड़ किया है, जो कि पहले 7,500 करोड़ हुआ करता है, जो कि अच्छी बात है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन ऑफ द फॉर 2021 टू इज अंडर द इज फॉर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, तो इसको ये नोट कर लेना, और वहां पर फंड अभी इंप्रूव कर दिया गया है, अपने इकोनॉमी वाले क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, है ना, दिखा सकते हो। हाईवे मिनिस्ट्री गेट्स इतना करोड़, 1,18,100 करोड़ आउटले, इस पे स्पेशली जो चुनाव आने वाले स्टेट है उसको वहाँ के रोड के लिए फंड बढ़ा दिया गया है, तो थोड़ा सा इसको ये बोलेंगे कि चुनाव ओरिएंटेड है ना, इलेक्शन ओरिएंटेड है बिल है, तो ये चीज़ है यहाँ पे, बस वही है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। नेशनल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट फॉर द पोल बाउंड, वही ठीक है। आगे चलते हैं, अगेन इकोनॉमी का ही है, ठीक है, इकोनॉमी सेक्टर से। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्टैंड फैक्टर्ड इन फॉर डिफेंस आउटले, तो डिफेंस का आउटले बढ़ा इस बार, बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसको हम लोग रीड करते हैं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द स्टैंड ऑफ विद चाइना एंड इम्पेटस फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना। एलोकेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप लोग मुझे वो करना, आज के जो कमेंट सेक्शन में मुझे बस ये बताना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 2 एग्जाम्पल मुझे बता देना, एनी एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल मुझे बताना। ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में 2-3 बार, पिछले 15 साल में 2-3 बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, स्टेटमेंट आ चुका है, मुझे बताना। आगे इकोनॉमी वाले क्लास लूंगा मैं आप लोग का 15-20 मार्च से, तो उसमें सब मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमी आप लोग को बेसिक, बट आप लोग मुझे जरूर बताना कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, ठीक है ना। 2 एग्जाम्पल बताना, ठीक है ना। इन द डिफेंस बजट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द डिफेंस बजट बढ़ा गया, सॉ एन इंक्रीज ऑफ
21,000 करोड़ है ना, आर 18 पिछले साल से 18.75% का इंक्रीमेंट हुआ है। और दिस इज द हाईएस्ट इंक्रीज इन कैपिटल आउटले फॉर द डिफेंस इन द लास्ट 15 साल। 15 सालों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीमेंट किया गया है, 18% का बढ़ाया गया है, ठीक है ना। और एक्चुअली यही है कि द कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 2021-22 2021 सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 2020-21 फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इन द फेस ऑफ मैसिव मोबिलाइजेशन अलोंग द LAC। तो इसीलिए उसको बढ़ा गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ किया गया है, 18% किया गया है, स्पेशली क्या अंडर द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। आगे क्या लिखा हुआ है, नॉन लैप्सेबल फंड फॉर मॉडर्नाइजेशन मूटेड, वही डिफेंस सेक्टर के लिए। देखो अभी क्या है, इंडिकेटिव साइज ऑफ 51,000 करोड़ इन ईयर। अब देखो 15वीं फाइनेंस कमीशन ने बोला है, 15th फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फंड फॉर द डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इसका नाम है, क्या नाम है, MFDIS। इसको नोट कर लो, अगले साल सिक्योरिटी वाले में क्वेश्चन में आ जाएगा, खासकर जो बॉर्डर, जो 3 टॉपिक है ना माइक्रो, तो उसमें एक बॉर्डर सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी में आ जाएगा। तो ये 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन और ये जो बॉडी की गई है इसको याद कर लोगे, और जो बजट का जो आउटले इसको याद कर लो, वहां पर अपने स्टेटमेंट में वे आउट में सोल्यूशन में जोड़ सकते हो कि हमारे गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, ठीक है ना। और अभी पिछले 1.5 महीने पहले मैं न्यूज डिस्कस किया था कि लद्दाख में हमारा क्या है, एक हैबिटेट बनाया गया है ना, हैबिटेट, ताकि मिलिट्री हमारी वहाँ पर हमेशा परमानेंट बनी रहे, जाड़े ठंडी के दिनों में जब हमारा ये लद्दाख वाला रीजन कट जाता है ना अदर बर्फ की वजह से, राइट, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। MFDIS टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोजेक्टेड बजटरी रिक्वायरमेंट एंड द एलोकेशन फॉर द डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, तो ये किया गया है। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है, ये रिकमेंडेशन किया है, ये चीज़ रिकमेंड किया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ये किया है, क्या किया है उसको, उसका नाम है मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर नॉन लैप्सेबल मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये चीज़ को नोट कर लो आप लोग, काम आएगा, ठीक है। 15वें फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, बस हो गया, इतना काम हो गया अपने। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ बीन, काफ़ी दिन से मांगी रही थी, उसको पूरा हो गया आज, है ना। हाँ अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। द कमीशन सेड फंड विल हैव 4 स्पेसिफिक सोर्सेज। अब जो इतना पैसा जो फंड मिलेगा तो कहाँ से आएगा, पहला है कि विच इंक्लूड ट्रांसफर, जो CFI से पैसा आएगा उनको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। सेकंड, डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड, वहाँ पे कुछ जाएगा, उस फंड में जाएगा। थर्ड सोर्स होगा प्रोसीड फ्रॉम द मोनेटाइजेशन ऑफ द सरप्लस डिफेंस लैंड, जो सरप्लस डिफेंस लैंड है उसको मोनेटाइज किया जाएगा, मतलब उसको भी सेल और उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो वहाँ से थर्ड सोर्स होगा। फोर्थ सोर्स क्या होगा, इंक्लूडिंग रियलाइजेशन ऑफ अरियर्स ऑफ पेमेंट फॉर डिफेंस लैंड यूज बाई स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है, तो जो उस पर जो अरियर होता है, जो पहले से पे नहीं कर रही थी, तो पिछला जो पेमेंट है जो ड्यू होगा उस पर अरियर्स जो आएगा, तो उसको सारा करके उस डिफेंस फंड को भरपाई किया जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। आगे चलते हैं, कल्चरल मिनिस्ट्री सफर 15%, कल्चरल मिनिस्ट्री को 15% कट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, कल्चरल मिनिस्ट्री हमारे हेरिटेज जो टूरिज्म में बहुत काम आते हैं। इसमें लिखा हुआ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वीच रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप ऑफ द ओवर 3000 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, 3000 मॉन्यूमेंट को करती है, और उसके 15% कट करेंगे, तो जो हमारा जो है जो टूरिज्म सर्किट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि 15% कट ज़्यादा होता है। तो बस इसको नोट कर लो, कहीं काम आ जाए, कोई एग्जाम में कभी कोई कल्चर वाले में क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर, ठीक है। उसमें एक म्यूजियम भी सेटअप किया जा रहा है अभी, द म्यूजियम ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जितने पिछले प्राइम मिनिस्टर्स हैं अब उनका एक म्यूजियम बनेगा, राइट, विच इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और उसके लिए एलोकेशन किया गया है। और एक और है, एज इंडिया इज गोइंग टू सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम एंड 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, द बजट ऑफ द जनरल एंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन स्कीम होता है, उसको भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, स्टार्टअप टू गेट टैक्स हॉलिडे टिल मार्च 2022 तक, तो अगले साल तक जो जितने न्यू स्टार्टअप हैं उनको टैक्स हॉलिडे दिया गया, राइट। अब उसमें एक कंसर्न है, यहाँ तो दिखा दे कि भाई तो लग रहा है कि सबको मिलेगा, उसमें कुछ इशू है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटेड स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ कि द प्रपोज 1 ईयर टैक्स हॉलिडे विल बी अवेलेबल ओनली टू 400 स्टार्टअप इन द कंट्रीज दैट आर रजिस्टर्ड एज वेल एज रेटिफाइड, रजिस्टर्ड मतलब सॉरी रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफाइड। तो रिकॉग्नाइज अलग होता है, सर्टिफाइड अलग होता है ना। तो रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, DPIIT, है ना। हाउएवर लिखा है
कि वी हैव ओवर 40,000 स्टार्टअप विच आर रिकॉग्नाइज बाई, बट रिकॉग्नाइज हो गया बट नॉट सर्टिफाइड बाई द, इसलिए उनको टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 10%, मतलब 10% क्या हुआ, 1% लोगों को, बस 400 लोगों को ही उसमें, 400 स्टार्टअप को मिलेगा। तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं छूटा इस स्कीम में, ठीक है ना। और रेटिफाइड नहीं तो ये इन्हीं की गलती है ना। रेटिफाइड क्यों नहीं भाई, रेटिफाइड करो ना। इस हर चीज़ के लिए स्कीम बन रहा था, रेटिफिकेशन के लिए स्कीम बनाओ, उसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल बनाओ, वन गो पोर्टल बनाओ, वन वे पोर्टल बनाओ, ताकि एक ही जगह हो जाए। एसी फोन टू टर्न कॉस्टियर, महंगे हो जाएंगे। जो स्टूडेंट दिल्ली में प्रिपरेशन करते हैं वो अपन तैयारी कर लें। एग्रीकल्चर पे देखते हैं क्या क्या है ना। बजट सेंड मिक्स सिग्नल ऑन फार्म सेक्टर, ठीक है ना, मिक्स सिग्नल है। अब उसमें है कि ऑन द वन हैंड बजट एलोकेशन फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए 8% 8.5% बजट कम हुआ है। फ्लैक्सी स्कीम जो है पीएम किसान, उसमें भी 13% का कम हुआ है, राइट। तो ये अच्छी बात नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड फिनांस मिनिस्टर ने ये बोला है कि हम भैया जो है कि जो है ना स्पीच के बोला है कि गवर्नमेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इन पेइंग मिनिमम एमएसपी, हाँ, पेइंग एमएसपी टू फार्मर एंड डिसीजन टू अलाउ स्टेट रन एग्रीकल्चर, एपीएमसी है ना, स्टेट रन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी टू एक्सेस 1 लाख करोड़, है ना, 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए। क्या तो उन्होंने बोला कि भैया हमने रिकॉर्ड एमएसपी दिया है, हाँ हमने 1 लाख करोड़ के लिए ये से कर रहे हैं एग्रीकल्चर इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको फ्रीडम दे रखे हैं, राइट। बट इस पर काफ़ी मिक्स रिएक्शन आया कि नहीं नहीं ये जो कर रहे हो प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे हो इस पर। तो ऑलरेडी हम लोग इसको, ये वाला चीज़ हम लोग ऑलरेडी न्यूज़ में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीकल्चर सेस नहीं लगेगा, इसमें लिखा हो ना कि सी हैज आल्सो, एग्रीकल्चर सेस नहीं लगेगा, लेकिन सेस कहाँ लगेगा, हमने पिछली बार डिस्कस किया था ना कि पेट्रोल पे लगेगा, एप्पल पे लगेगा, है ना, और चार चीज़ों पे लगेगा। तो उसको आप लोग नोट कर लिए होगे, वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना आप लोग। फार्मर डिसमिसेस फाइनेंस मिनिस्टर क्लेम ऑन एमएसपी, तो ऑलरेडी हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, पिछले कई दिनों में पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसको आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट। हाँ, फूड सब्सिडी बजट सेट टू ऑलमोस्ट 2.43 लाख करोड़, है ना। गवर्नमेंट पे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का जो लोन उसको गवर्नमेंट पे करेगी, एंड रिटर्न टू बजटरी ट्रांसफर टू फंड फूड सिक्योरिटी बिल, फूड सब्सिडी बिल, सॉरी। अब इसको पढ़ लेता हूँ। फूड सब्सिडी बिल स्पाइक शार्पली दिस ईयर फ्रॉम 1.15 लाख करोड़ इन 2020-21 बजट एस्टिमेट टू, अब कहाँ तक बढ़ा दिया गया, 4.22 लाख करोड़ कर दिया गया, ठीक है ना। जिसमें से जो एफसीआई का जो लोन है उसमें से कुछ लोन उनका एक कहीं लिखा हुआ था 1.35 करोड़ उनका लोन ही है, तो उसकी भरपाई होगी, बाकी रिमेनिंग जो है उसको हमारे काम आएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है 2.3 लाख करोड़ इन द रिवाइज एस्टिमेट रिफ्लेक्टिंग द एडिशनल कॉस्ट ऑफ फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो इसलिए जो उसको भरपाई करने के लिए इनका इस जो बजट बढ़ा दिया गया है फूड सब्सिडी का, ठीक है ना, ये चीज़ है। इन 2020-21-22 द फूड सब्सिडी बजट हैज़ बीन सेट ऑलमोस्ट 2.43 लाख करोड़, है ना, बजट फूड सब्सिडी। अभी पेंडेमिक के टाइम में फ्री में फूड गवर्नमेंट ने बांटा ना, उसका कॉस्ट इसलिए बढ़ गया है, ठीक है ना। बस पॉइंट नोट कर लो, कहीं काम आ सकता है। बजट प्रपोज 10% कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ कॉटन, ठीक, एक तरह से बढ़िया है, एक तरह से मुश्किल भी है। द लेवी ऑन द रॉ सिल्क एंड यार इज टू इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15%, ठीक है ना। तो उस पर यह बढ़ा दिया गया है कस्टम ड्यूटी। हेल्थ केयर में देखते हैं, हेल्थ केयर में क्या है, 137% इंक्रीज इन द हेल्थ एंड वेलबिंग स्पेंड, है ना, वेलबिंग। तो वेलबिंग हमने बताया था अभी ना कि वाटर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वही चीज़ें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू स्पेंड, है ना, 2,23,000 इतना करोड़ इन द कमिंग ईयर ऑन द हेल्थ एंड वेलबिंग विच इज ए 137% इंक्रीज। तो बस आपको ये याद करना कि 137% इंक्रीज किया हेल्थ एंड वेलबिंग पे, ठीक है ना। अब उसमें जैसे लिखा होगा, देखो ड्रिंकिंग वाटर पे है, वेलबिंग में ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इस पे जो फंड बढ़ जाएगा। तो ये एक्चुअली अभी हमारा क्या है कि कोविड के वजह से, राइट, और खासकर जो 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 न्यूट्रिशन वाला इशू है, राइट, जो आया है पॉवर्टी की वजह से, उसमें ये चीज़ बढ़ा गया, विच इज जो कोप अप करेगा हमारे इकोनॉमी रिगेन करने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। न्यू स्कीम एक लाया गया है, उसका नाम है, न्यू स्कीम आया है, उसका नाम है पीएम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, है, इसको स्वास्थ्य ने स्वच्छ भारत में समझना, स्वस्थ भारत है योजना, दैट वुड लॉन्च ऑन आउटले, इतना करोड़ रुपया लगेगा फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर। तो ये जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत है ना, स्वस्थ भारत आएगा जो 6 साल के लिए होगा,
तो ये इसको नोट कर लो, देखो ये वाला पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि अभी मैंने एक आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज पे रूरल इंडिया में क्वेश्चन दिया था, राइट। तो वहां के लिए ये पॉइंट ऐड कर सकते हो आप लोग। 6 ईयर्स के लिए होगा, टू इंप्रूव प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन टू कैटर टू डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ न्यू एंड इमरजेंसी डिजीज। तो इसको नोट कर लो ना कि प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए जो प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आया है, जिसका आउटले इतना है 64,000 करोड़ है। स्कीम एम टू सपोर्ट इतना है ना 17,700 रूरल एंड 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे। ये इंपॉर्टेंट है, रूरल के लिए खासकर 17,000 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 18,000 जो हमारे रूरल वेलनेस सेंटर्स होंगे उनको स्कीम सपोर्ट करेगी। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना, हेल्थ केयर लैब है इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। स्ट्रेंथनिंग नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इनको और स्ट्रेंथन करेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको पैरामीटर्स नोट कर लेना। आगे चलते हैं। 5 रीजनल, हाँ और है, इट्स 5 रीजनल ब्रांचेज एंड 20 मेट्रोपोलिटन हेल्थ सर्विलांस यूनिट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज किया जाएगा, और प्लस 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, सब इस स्कीम के तहत सेटअप किया जाएगा। तो ये नोट करना, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। स्पेसिफिकली जो रूरल वाला ये और जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाला जो हेल्थ केयर सिस्टम, उसके लिए जो उसमें कैटर कर रहा है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आगे है 50,000 करोड़ फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो एनआरएफ लोग को पता है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, तो उसके लिए 50,000 करोड़ का फंड एलोकेट हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है रिसर्च के फील्ड में। और कभी भी देखो क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल कमी होती है, फाइनेंस कमी होती है ना, तो लिखा हम लोग रिकमेंडेशन लिखते हैं कि फाइनेंसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। काफ़ी डिफेंस का हो, सिक्योरिटी का हो, चाहे हेल्थ का हो, उसमें हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है, उसको नोट कर लो। 50,000 करोड़ फॉर over 5 years, for the creation of National Research Foundation and umbrella body that is expected to fund research across the range of discipline from the science, technology and humanities, right। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। एनआरएफ उसके लिए फंड एलोकेट कर लिया है। एनआरएफ क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है, उसके अंदर प्रपोज हुआ था लास्ट ईयर 2019 में। इट विल इंश्योर, कौन इट विल, मतलब एनआरएफ विल इंश्योर दैट overall research ecosystem in the country is strengthened with the focus on identified national priority trust area, ठीक है ना। आगे फिर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होगा? NRF will also seed and build research capacity at universities and colleges through formal mechanism mentoring, है ना, formal mechanism of mentoring. It will also catalyze research in universities and colleges that have until now not बीन बिग प्लेयर इन रिसर्च। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी किसमें? यूनिवर्सिटीज में एंड कॉलेजेस में रिसर्च का कल्चर बिल्ड करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइड हेल्थ टू बूस्ट, तो वो सभी लोग खुश हो रहे हैं कि भाई हमको हेल्थ केयर का बजट मिला है। यहाँ पर लिखा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स have held the budget, saying that provide the much needed flip to healthcare sector and its testimony to commitment to not only fight back the pandemic but also build a strong and resilient health system। ये वाला पॉइंट आपके लिए है ना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग। बजट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्ट्रिंग, तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बजट कम हुआ है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 0.7% बजट कम हो गया है ना। सेवरल, अच्छा कुछ और जो कंसर्न वाली बात है, सेवरल जो विमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड जो स्कीम थे उनको क्लब कर दिया गया। क्लब तो कर दिया गया लेकिन उनका बजट बढ़ाया नहीं गया, ये चीज़ है। जैसे मान लो कि सेवरल स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री हैज बीन ग्रुप्ड एंड रीनेम सच एज सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 को क्लब कर दिया गया फॉर न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इनको क्लब करके एक बना दिया गया है। इसी तरह मिशन शक्ति फॉर द स्कीम ऑन वुमेन इंपावरमेंट एंड मिशन वत्सल्य फॉर द स्कीम ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इन दोनों को क्लब करके एक रीनेम कर दिया गया, बट बजट नहीं बढ़ा। कंसर्न ये है, आगे लिखा हुआ था। सिमिलरली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हैज बीन क्लब्ड विद अदर स्कीम्स अंडर द सामर्थ्य येट एलोकेशन फॉर 2021-20 सिमिलर टू द एलोकेशन ऑफ जो पहले का था। बढ़ा एलोकेशन बढ़ा नहीं है ना, जबकि उल्टा ही घट गया है। वाटर सप्लाई स्वच्छ भारत 2.0 मिशन फॉर अर्बन एरिया, ठीक है। तो अभी देखो वाटर सप्लाई एंड स्वच्छ भारत 2.0 किसके लिए? अर्बन एरिया के लिए आएगा। तो इसको नोट कर लो, कुछ काम का चीज़ है यहाँ पर। गवर्नमेंट वुड लॉन्च द मिशन टू प्रोवाइड
अर्बन सॉरी यूनिवर्सल वाटर सप्लाई टू एरियाज अंडर ऑल, ये नोट कर लो, ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, 4378 अर्बन लोकल बॉडीज एंड नेक्स्ट फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन फोकसिंग ऑन मैनेजमेंट ऑफ स्लज वेस्ट वाटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ demolition the waste in the cities। ठीक है, तो ये आप याद कर लो, ये कि कितनी हमारी लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज है कंट्री में 4378, और उसके लिए हमारा स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0 आएगा, राइट। ठीक है ना। WHO has repeatedly stressed the importance of the clean water, sanitation and clean environment as a prerequisite for achieving universal health, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जल जीवन का भी अर्बन मिशन आ रहा है, which will be launched। It aims to universal water supply मतलब सबको बराबर का मिलेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, राइट। इन ऑल 4378 अर्बन लोकल बॉडीज, इसके फंड के हिसाब से, राइट। सेकेंड राउंड वही स्वच्छ भारत का सेकेंड आएगा अर्बन के लिए, राइट। और जो ऊपर में डिस्कस किया ये वाला चीज कैटरिंग होंगे उसकी, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 वुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द 5 ईयर्स। ये नोट कर लो कि कब से कब का इसका टाइम होगा, 2021 से 2026 तक होगा, ठीक है ना, ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। आगे चलते हैं। सोशल सेक्टर में क्या है कि रूरल इंडिया लाइफलाइन मिसिंग द बजट स्पीच। अब जो रूरल इंडिया है उसमें खासकर एमजी नरेगा के लिए कोई फंड की इंक्रीज नहीं किया गया, जबकि एमजी नरेगा एक सबसे बड़ा फैक्टर है रूरल डिमांड बूस्ट करने के लिए, जो कंट्री की सबसे बड़ी नीड है अभी, ठीक है। क्योंकि कंट्री में इकोनॉमी हमारी इसलिए स्लो चल रही थी मैक्सिमम, इवन कि कोरोना से पहले भी, कि कंट्री में डिमांड नहीं था, राइट। तो उसका कोई बजट नहीं बढ़ाया गया, राइट। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। सारा कंसर्न वही कि एमजी नरेगा कोई बजट नहीं बढ़ा गया, जबकि उल्टे जो जितने एक्सपर्ट थे वो क्या कर रहे थे कि इसका बजट बढ़ना चाहिए और एटलीस्ट जो बजट को जो 100 दिन का जो इंप्लॉयमेंट गारंटी होती है उसको 150 दिन कर देना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था कहीं कहीं लिखा कि 200 दिन कर देना चाहिए फॉर द टाइम बिंग, ताकि डिमांड बूस्ट हो सके, स्पेशली रूरल इंडिया। और स्पेशली इन सच कंडीशन जब सारे जो लेबरर्स है वापस रूरल इंडिया में जाके अभी सेटल हो गए हैं, अभी भी सभी लोग वापस नहीं आए हैं शहरों में, तो इसलिए वहाँ पर रूरल इंप्लॉयमेंट के रिक्वायरमेंट थे। और अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि काफी पढ़े लिखे लड़के ना जो बीटेक्स हैं, राइट, इन सिविल इंजीनियर, वो भी आके यहाँ पर इसमें काम कर रहे थे, राइट। तो इस कंडीशन को देखते हुए एटलीस्ट लिवलीहुड मेंटेन करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रेस मेंटेन करने को रिजॉल्व करने के लिए और रूरल डिमांड को बूस्ट करने के लिए इसको बढ़ाना चाहिए था, बट इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आर्टिकल आगे आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने एमजी नरेगा का नाम भी नहीं लिया पूरे अपने स्पीच में, राइट। तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। पोर्टल टू कलेक्ट डाटा ऑन गिग वर्कर्स, तो एक बहुत अच्छी बात है। गिग वर्कर जो जनरली उनका इनफॉर्मल डेटा ना, उनका जो है उनका डेटा नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट उस पॉलिसी नहीं बना पाएगी। तो अब एक पोर्टल बनेगा। पोर्टल से क्या फायदा होगा कि मंडे उन्होंने बताया कि अनाउंस दैट लॉन्च ऑफ द पोर्टल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन गिग वर्कर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर टू फॉर्मुलेट वेलफेयर स्कीम। तो इससे सबसे अच्छा ये होगा कि जब डेटा रहेगा ऐसे गिग वर्कर का, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर का, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में उसे हेल्प मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। न्यू स्कीम फॉर पब्लिक बसेस, तो अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए जो होगा पब्लिक बसेस का स्कीम है, बस इसको इतना ही नोट कर लो, ठीक है ना, नोट कर लो, ठीक है ना। और मेट्रो क्या कहाँ का लेकिन नया आया डिस्कस हुआ है, कोच्चि के लिए, चेन्नई के लिए, बेंगलुरु के लिए, नागपुर और नासिक के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। अर्बन बसेस इसलिए किया गया है टू टैकल द जो एयर पॉल्यूशन होता है सिटीज़ में और ट्रैफिक उसका है। प्लस दो चीज़ यहाँ पर और डिस्कस किया हुआ, हाँ, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू आएगी। स्कीम विल बी फैसिलिटेटेड एंड डिप्लॉयड फॉर इनोवेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट मॉडल पे जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, इन्वेस्टमेंट मॉडल में इकोनॉमी के आपके आई थिंक मॉक नंबर 2 में है, ठीक है ना, मॉक नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप मैंने वही दिखा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसमें आप लोग पढ़ के आंसर लिखना, इसका एग्जाम्पल नोट कर लेना कि जितने ये एग्जाम्पल नोट करना, ठीक है ना। और भी इसमें है 2 न्यू मेट्रो टेक्नोलॉजीज, है ना, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू, अभी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था न्यूज में, फ्रंट पेज पे था। वुड बी यूज इन टायर 2 सिटीज एंड द पेरिफेरल पार्ट ऑफ टायर 1 सिटीज। तो कौन, मेट्रो लाइट एंड न्यू मेट्रो, तो इसको आप लोग यूज कर लो, ये भी एक अच्छी बात है। खास किसके लिए, 2 चीजों के लिए। पहला है कि जो हमारा कन्वीनियंट जो होगा, कन्वीनियंट हमारा ट्रेवल होगा, प्लस एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा, राइट, ये चीज़। और प्लस ट्रैफिक जो बड़े शहरों मेट्रो सिटीज में हो, राइट, ये चीज़ें हैं। सेंट्रल
वर्सिटी टू, अच्छा लद्दाख में एक न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी तो एक बहुत अच्छी बात है, इसको बस नोट डाउन कर लो, खासकर जो स्टेट स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं। कैरिंग ओवर फिजिकल कंजर्वेटिज्म, जितना अभी बजट में आया ना उसी का यहाँ पर अलग अलग पॉइंट में डिस्कशन कि ये कम कर दिया वो कम कर दिया, तो अभी इसको हमने रोक दिया है क्योंकि कल सेम अभी प्रॉपर फोकस करके जब बजट पे अभी हम लोग बजट डिस्कस कर लेते हैं, आगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली सेम जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सारा वही चीज़ें यहाँ डिस्कस किया होगा। डीएफआई आया है लेकिन उसमें फंड का उसमें प्रोविजन है, ये सब आने वाले दिनों में आर्टिकल आएंगे तो उस पर अच्छे से हम लोग प्रॉपर करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डीएफआई मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप तो किया गया है, बट उसमें दिखा कि उसमें जो फंडिंग की जाएगी उसमें यहाँ कहीं लिखा हुआ था कुछ कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि फाइनेंस फॉरेन एफपीआई के थ्रू होगा, है ना। लेकिन डीएफआई जानते हो, डीएफआई में जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द एनपीआई के नेशनल पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत होगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना। लेकिन पोर्टफोलियो क्या, उसमें तो कोई लाइफ ही नहीं होती, बहुत शॉर्ट टर्म होता है, राइट। तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा कल के दिन। तो इस पर आर्टिकल आएगा आने वाले दिनों में, डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का न्यूज़ बहुत लंबा हो रहा है, 45 मिनट हो गया है। अगेन इस आर्टिकल में भी वही सारे उसका समरी दिखाया गया कि भैया ये किया वो किया, आर्टिकल है ना, तो उस पर हंगर पेंडेमिक, बजट हैज फेल्ड टू एड्रेस द हंगर पेंडेमिक, ठीक है ना। वही वीमेन जो उसमें जितना था ना कि जो वीमेन स्पेसिफिक जो थे वो है, एमजी नरेगा पे बिल नहीं बढ़ाया गया, उस पर वो है, तो इसी को अटैक करके किया कि हंगर पेंडेमिक पे कोई नहीं किया गया। एक आर्टिकल कहीं अच्छा लिखा हुआ था कि इनइक्वलिटी पे फोकस नहीं किया हुआ, इसी ऊपर वाले में वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, इनइक्वलिटी ग्रॉस ओवर। तो अभी हम लोगों ने ऑक्सफॉर्म का रिपोर्ट पढ़ा था ना कि इंडिया में खासकर कि पुअरेस्ट और पुअर हो गए, जॉब लॉस कर दिया, और कॉर्पोरेट और बड़े हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो वाला पॉइंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके, बट आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। उस पर कोई डिस्कशन नहीं था, ठीक है। आगे है एक अच्छा सा न्यूज है लास्ट में, म्यांमार में बता देता हूँ। म्यांमार में क्या मिलिट्री रिजीम वापस आ गया है, वही एक न्यूज है अपने लिए डिस्कस, अपार्ट फ्रॉम द बजट आज के लिए वही न्यूज है अपने लिए। मैं जस्ट रीड करता रहा हूँ, कहाँ गई ये है, ठीक है ना। मिलिट्री सीज इन पावर इन म्यांमार कॉप, तो म्यांमार में मिलिट्री वापस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहां पर हटा दिया गया। इंडिया मॉनिटर सिचुएशन विद डीप कंसर्न, आगे लिखा हुआ डीप कंसर्न ओवर द रिपोर्ट ऑफ एन अनफोल्डिंग मिलिट्री कूप इन म्यांमार, ठीक है ना। तो इंडिया के डीप कंसर्न, अच्छा देखो डीप कंसर्न इंडिया की, जैसे मान लो ये इंडिया हमारी कंट्री, मान लो ये हमारी कंट्री, राइट। तो इसके अगल बगल अगर मिलिट्री रिजीम होगा, जैसे पाकिस्तान का भी इशू चलता रहता है, अक्सर होता रहता है, ठीक। अब ये म्यांमार में हो जाएगा, चाइना का वैसे ही है। तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में अगर हमारा जो आइडियोलॉजी, कंट्री की जो आइडियोलॉजी है, जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी नहीं होगा, कम्युनिज्म होगा, मिलिट्री रिजीम होगा, तो उसका इंपैक्ट हमारे कंट्री में पड़ेगा, ठीक है ना, माइंडसेट पे। इसलिए नेबर में भी आपको क्या होना चाहिए, चाणक्य नीति पढ़ा होगा, नेबर में अपने सारे फ्रेंड अपने आइडियोलॉजी के होना चाहिए, राइट, तब अच्छी बात है। तो लेकिन तो इसलिए हमारा जो है, जो क्या कहते हैं, जो डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस है वर्ल्ड का, है ना, वो वही होना चाहिए अपने कंट्री के नेबर में होना चाहिए। और खासकर जब इंडिया इतना बड़ा है कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी यहाँ से डेमोक्रेसी फैलना चाहिए चारों तरफ। जैसे मान लो इंडिया है तो यहाँ से डेमोक्रेसी और ना आगे चारों तरफ फैलना चाहिए। जबकि अगर इंडिया के बगल में डेमोक्रेसी ना हो, मिलिटराइजेशन हो, अथॉरिटाइजेशन हो, तो ये इंडिया के लिए कंसर्न होगा, राइट। जो हमारे जो कंट्री का इथॉस है, डेमोक्रेटिक इथॉस, उसके लिए ठीक नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं। आगे लिखा है कि यहाँ पर न्यू दिल्ली इज टाइट रोप, तो ये सारी चीज़ वही है, ठीक है। आने वाले दिन में